नमस्कार। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक के विकास सालुंके भी अपने नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़ेंगे, उनसे करेंगे एक खास बातचीत। और मितेश ठक्कर भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे मार्केट टेक्निकल्स पर एक चर्चा। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी अब 180 पॉइंट नीचे और अब आ गए हैं हम 24,300 पर, और बैंक निफ्टी 305 पॉइंट नीचे। और सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो आ रहा है लार्ज बैंकों से, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में जो गिरावट आई उसमें एक बड़ा हिस्सा है IT स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसका भी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये भी थोड़ा डे लो पर आए। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे क्लियरली हिंडाल्को करीब 7% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 3% नीचे, सिप्ला, बजाज ऑटो, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स के बाद लेकिन आउट परफॉर्म करता हुआ टाटा स्टील करीब 1% ऊपर, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आपको दिखाई देगी। F&O स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क में बड़ी सेलिंग है आज, 0.5% नीचे। वेदांता, मुथूट फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एम्फेसिस, मन्नापुरम, यहाँ पर गिरावट है। लेकिन अपसाइड पर गुजरात गैस, गेल, GNFC, सेल और SRF, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय तेज़ी दिखाई देगी। फिर जी, तो ये थे अब तक अगर आप देखें तो छोटी सी समरी बाजार की। निफ्टी सिंक हो गया है कंप्लीटली 10 और टूट गया है, आपका 24,300 टूट गया है। नाउ वी एट 24,280। तो अब हम डे लो पर आके ट्रेड करते हुए पैनल से बातचीत करनी शुरू करते हैं, और पहला ट्रेड लेते हैं सचिन से। सचिन, हाँ, डे लो पर अनुज सिंक हो रहे हैं बुरी तरीके से, यानी वो जो टर्म होती है ना, वो क्लासिकल 20 डे में हॉल्ट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरा प्लीज़ ऑडियो ठीक कीजिएगा पहले। हाँ, क्लासिकल 20 डे में हॉल्ट वही है स्क्रीन पे, वही है वीरू। और आप देखिए 24,204 का कल का लो जो था उसके आप काफ़ी करीब हैं। और मैं फिर एक बार जो चीज़ सुबह भी कही थी वो कल भी कही थी, फिर कहूँगा, क्या हम इसलिए गिरे थे कि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी। खुद US ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तो हम इसलिए नहीं गिरे थे, हम दूसरे रीज़न से गिरे थे। हाँ, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस ज़रूर आ गया, लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई है या नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, मार्केट में एकदम से नॉर्मली वापस वी शेप रिकवरी बहुत जल्दी नहीं आती है। कॉन्फिडेंस जितना हिला है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जो लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा रैली में निकलेंगे भी। तो अगले 3-4 दिन क्रूशियल रहेंगे मार्केट के लिए। दो लेवल्स हो गए आपके वॉच आउट करने को, रीसेंट लो और 20 डे में। वहाँ पे जिस तरफ भी निकलेंगे वीरू, उस तरफ का एक मूव बनेगा। और देखिए बैंक निफ्टी अब किस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, कल का समझ में आता है बैंक निफ्टी का, लेकिन अब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आ गया एकदम से, और लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर आ रहा है। ये आई थिंक क्लियरली एक इम्पैक्ट है आपका FI सेलिंग का। आई थिंक कल एक वर्डिक्ट मिल गया हमको कि FI सेलिंग अभी रुकने वाली नहीं है। आपका व्यू जो भी हो, अभी FI सेलिंग रुकने वाली नहीं है, हमको उसको नेगोशिएट करना है, और इसी तरीके की रहेगी वो 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, इस तरीके की FI सेलिंग हमें अभी भी नेगोशिएट करनी है। तो ये एक और रीज़न था। प्लस कल जो बात हुई थी कि कल सबसे ज़्यादा लॉन्ग किसने बनाए, कल सबसे ज़्यादा लॉन्ग बनाया रिटेल ने, और नॉर्मली जब भी रिटेल लॉन्ग बनाता है मार्केट में वो फंसता है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है। लेकिन आज का प्राइस पैटर्न विदाउट अ डाउट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। जिस तरीके से मार्केट फ्लैट खुला और उसके बाद लगातार मार्केट एक के बाद एक लोअर लेवल्स लगा रहा है। अब 24,233 पर आ गए, कल के लो के काफ़ी करीब। जी, पूरी की पूरी कैंडल पलट गई, यानी कल की पूरी टी फैक्टर वाली जो रैली थी वो अब सिंक हो गई। कल का लो था करीब, आप समझ लीजिएगा कि मोटा मोटी, आज थोड़ा सा मेरे सिस्टम के साथ दिक्कत है, मेरे ख्याल से अभी रोटेट नहीं कर पा रहा है प्राइस, बट मोर और लेस हम कल के अब लोवेस्ट लेवल को टच करते हुए। सचिन, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। एक अच्छा पुल बैक वापस यहाँ पर जनरेट हुआ है, एंड जिस तरीके से निफ्टी का डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 24,180 से लेकर 24,130 एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पर थोड़े से लॉन्ग कमिटमेंट्स किए जा सकते हैं। एंड ऑन द हायर साइड एक बुलिश थ्रस्ट बनाने के लिए डेली क्लोजिंग होनी चाहिए अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर,
जो लगभग अराउंड 24,500-530 के रेंज में है। तो आई थिंक कहीं जाकर 60 मिनट चार्ट पे एक बुलिश इंपल्स बनी है, उसका एक पुल बैक है एंड वापस मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑन द लोअर साइड एक डिमांड बन सकता है। स्पेशली फोकस निफ्टी पीएससी स्टॉक्स पे होगा बिकॉज उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है और उसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जो 9950 के लेवल के आसपास थी एंड वहां से मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट रैली बन सकती है 11,070 इस पर्टिकुलर लेवल तक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फोकस पीएससी स्टॉक्स पे करना है। पहला स्टॉक इस पर्टिकुलर बास्केट से मैंने चूज किया है वो है कॉनकॉर का। एक अच्छा रिवर्सल इसने ऑलरेडी सेट कर दिया है डेली चार्ट पे, अपने 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चालू कर दिया है एंड जिस तरीके से एक बेस बनाया है 850 के आसपास, वो बेस कहीं जाकर अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली बन सकती है 930 तक की, एक पोजिशनल टारगेट होगा। खरीदारी करने की सलाह होगी कॉनकॉर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 842 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है HAL का। यहाँ पर भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है एंड एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन ब्रेकआउट आया था। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न टारगेट्स प्लेस्ड है 4600 तक की अपमूव यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉप लॉस आपको लगभग 4385 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। हेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है आपको। ये हो गई सचिन की पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो ओवरऑल मार्केट में दोनों तरफ के ट्रेड आज देखने मिलेंगे। मेरे भी एक शॉर्ट और एक बाय कॉल रहेगा। जो पहला मेरा शॉर्ट कॉल रहेगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HAL में। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। जो 2550 का स्टॉप लॉस यहाँ पे फ्यूचर पे लगा के इसको सेल करना है। नीचे में मुझे लगता है कि 2400 फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो 2400 के टारगेट के लिए इसको सेल करके जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कल का दिन हमने देखा है कि वो 200 DMA के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लास्ट कुछ दिनों से उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो HAL को यहाँ पे सेल करना है 2400 के टारगेट के लिए और 2550 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करना है। दूसरा मेरा बाय साइड रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में जो वीकली चार्ट है वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, प्लस डेली चार्ट पे एक अच्छा सा स्मार्ट रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला और डायरेक्शन में इंडेक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। 512 के ऊपर ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। ऊपर में 532 के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर को बाय करना है। नीचे में 502 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है डे लो का। तो चंबल फर्टिलाइजर बाय साइड रहेगा 532 का टारगेट के लिए, 502 का स्टॉप लॉस। ओके चंबल इस बीच जरा मार्क एक बार लेके आइए स्क्रीन पे। अब हम 24,225 डे लो पर आ गए। अभी जब अनुज और मेरी लास्ट टाइम जब बात हो रही थी ना, तब से 80 पॉइंट का रिट्रेसमेंट और आ चुका है। डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पर आके ट्रेड करते हुए। और जरा बैंक निफ्टी को लेके आइएगा। बैंक निफ्टी 51,800 का मतलब ये है अब बस वही वो 3 एवरेज पे आके बैठ गया। निफ्टी बैंक एक बार फिर से पेन है। अब हायर लेवल से अगर आप देखिए डे हाई से कंपेयर करें, वी आर डाउन अबाउट 280 पॉइंट्स। मानस इट्स डिफिकल्ट, दिन मुश्किल है। अभी आपका अप्रोच, आपके दो ट्रेड्स। देखिए दोनों ट्रेड सेल साइड पे होंगे। पहला तो ABFRL में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। पैटर्न पहले से नेगेटिव था, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड था। तो ABFRL के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 301 रुपए 301 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 280 रुपए के टारगेट सेट करेंगे ABFRL के फ्यूचर में। और दूसरा स्टॉक मुथूट फाइनेंस का है। यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न यहाँ पर भी नेगेटिव है, फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1886 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करनी है और 1760 के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इन दोनों के पुट ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को पहले से रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके अब चलते हैं आशीष बेहती के पास। आशीष जी टफ मार्केट बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट? अनुज जी दोनों ही शॉर्ट रहेंगे। पहला जो शॉर्ट रहेगा वो गॉडरेज प्रॉपर्टीज में। हमें लग रहा है कि यहाँ पे अब गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2880 2880 का एक एसएल मेंटेन करे। 2780 का पहला टारगेट और 2730 के सेकेंड टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। सिमिलरली जो दूसरा में काउंटर लग रहा है जहाँ वीकनेस और बढ़ सकती है वो इंडिया मार्ट में भी अपने सपोर्ट जोन को तोड़ रहा है
तो यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह है, यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2880 के करीब का एक कैसल मेंटेन करे, और 2770 का पहला टारगेट और 2730 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी बिकवाली की सलाह है। ओके, इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे सेल कॉल है। अच्छा मानस, में डायरेक्टर साहब ABFRL तो कहीं स्क्रीन पे नहीं गया ना अभी? ABFRL 295.20 पे मैं मेरे ख्याल से अच्छा मानस नहीं ले लिया। अच्छा, मैंने मानस से बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं इसके पुट्स को रीड कर रहा था पिछले 10 मिनट से, तो मानस ने वो पिक कर ही लिया। और डे लो पर और प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं? MCX की मैंने शुरू में ही चर्चा की थी, वो डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार आप लेके आइएगा मेट्रोपोलिस, ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो को लेके आइए स्क्रीन पे एक बार प्लीज़। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का ये रिवर्सल आ गया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, यानी कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड था, 200 डेमा को छुआ, वहाँ से पुल बैक लिया, लेकिन एक बार फिर से आके 10 डेमा पर शक्ति विहीन, जिसे कहते हैं ना, कोई पावर नहीं रही, और बैकफुट पे 200 रुपये नीचे। सचिन, बजाज ऑटो पे आपका टेक क्या है? वीरेंद्र जी, बजाज ऑटो पे जिस तरीके से बिकवाली हुई थी, इनफैक्ट दोनों बजाज ऑटो और हीरो मोटो में एक अच्छा ओवरसोल्ड कंडीशन वहां पर एग्जिबिट हुआ था। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, कहीं जाकर एक पॉजिटिव डाइवर्जन इसने डिस्प्ले किया था, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो सेल ऑन राइज वाला मोड था वो कहीं जाकर चेंज हो गया है। एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डिक्लाइंस पे अभी खरीदारी करनी चाहिए। एक काफी अच्छा पॉजिटिव स्क्यू है, एक अच्छा बेस इसने 9400 के आसपास कंफर्म किया है। वो बेस कहीं जाकर अभी शिफ्ट होना चाहिए 9600 9700 के आसपास। तो मुझे लग रहा है ये डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो वहां पर पोजीशंस और थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड हो सकता है कि यहाँ पर भी जिस तरीके से एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जनरली ये सारे फॉर्मेशंस एक ट्रेंड के एंड में होते हैं। इसका प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 10,750 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में होनी चाहिए, एंड कहीं जाकर एक सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिक्लाइंस मोड पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। बिल्कुल। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब मार्केट आउटलुक पर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मेहर वोरा से बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। क्या कल का जो वर्डिक्ट आया उसने मार्केट के टेक्सचर को बदला वापस, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस है और अभी भी मार्केट का ओवरऑल मूड खराब ही है? आपका क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, ये एक इवेंट था और इवेंट की वजह से लॉन्ग शॉट जो थे वो काफी बिल्डअप होते हैं, और शायद कल हमने देखा कवरिंग भी हुई होगी। लेकिन नेट नेट अभी भी देखें तो जो स्ट्रॉन्ग डॉलर का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू कर रहा है। डॉलर ऑलरेडी काफी टाइम से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और ट्रम्प की विक्ट्री के बाद और भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ग्लोबली जो FIIs की जो बिकवाली थी वो चालू है। इंडिया में थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन इन जनरल अभी देखें तो आउटफ्लोज ही हुए हैं इमर्जिंग मार्केट से। तो ये थोड़ा ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। जापानीज येन का जो लास्ट टाइम 3-4 महीने पहले जो इवेंट हुआ था, जब जापानीज येन 155 क्रॉस किया था, तो ग्लोबली एक लगी थी कि जापानीज सेंट्रल बैंक एक्ट करेगी। तो ये अगेन एक वॉलेटाइल फैक्टर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो इवेंट बेस्ड था वो तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग हो चुका है, लेकिन जो हमने जनरल आउटफ्लोज की ट्रेंड देखी थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इंडिया में परिस्थिति वही है कि डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, डोमेस्टिक की बाइंग चालू है। एंड मैंने ये देखा है कि जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो काफी मैच्योर तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक कर रहा है। तो अच्छे रिजल्ट्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है, जो वीक रिजल्ट्स है उसको पनिश किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति है जहां पे हमें ओवरऑल मार्केट की स्टेबिलिटी के बारे में इतना कंसर्न रखना चाहिए। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए, और ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है थोड़े थोड़े टाइम की, वो हमें बेयर करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन एक चीज़ जो कल निकल कर आई, कल बहुत बड़ी रैली हुई IT स्टॉक्स में। मेरी जी, क्या ये लीड करेंगे मार्केट को? अब एक एजम्पशन थी कल मार्केट की कि स्ट्रॉन्गर डॉलर, कॉर्पोरेट टैक्स कट, मतलब क्लाइंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। क्या सिंपलिस्टिक होगा इतना? क्योंकि दूसरी तरफ दिक्कत ये भी होगी कि वीज़ा का इश्यूज वापस आएंगे। तो अब आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? मेरे ख्याल से वीजा का इशू रिलेटिवली स्मॉलर इशू है।
क्योंकि वैसे ही 80-90% काम तो हमारा ऑफशोर से ही होता है, इंडिया से ही होता है, तो वो लेसर इश्यू है मेरे ख्याल से। बट अगर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बढ़ती है खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में वगैरह में, तो डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा आईटी सर्विसेज के लिए। तो ये एक मैं कहूंगा नेट नेट एक पॉजिटिव इवेंट ही हो सकता है। एंड प्लस जैसे हमने डिस्कस किया, जो ट्रम्प की पॉलिसीज है वो टिपिकली ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर की ओर जा सकती है, तो उसमें भी आईटी, इंडियन आईटी को जो है बेनिफिट हो सकती है। दूसरी चीज़ जो बात हो रही है कि अब एफआईआईएस का बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि कल एफआईआईएस ने फिर बेचा और बड़ी क्वांटिटी में बेचा। क्या वहाँ से अभी भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना मुश्किल लगेगा यहाँ से? जब तक ये स्ट्रॉन्ग डॉलर वाला मामला है तब तक ये इश्यू रह सकता है। एंड जैसे मैंने कहा कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, बाकी मार्केट्स में भी सेलिंग हो रही है। बट हमने ये भी देखा है कि बियॉन्ड पॉइंट जब टर्न होता है तो वो इतनी जोर से फोर्स में आते हैं। हम ये भूल गए कि मई टू अगस्त में एफआईआईएस ने रिकॉर्ड इनफ्लोज भी किए थे और अभी रिकॉर्ड आउटफ्लोज भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ग्लोबल जो है फंड फ्लोज काफी फास्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी आ भी सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू नहीं है, बिकॉज नेट नेट अगर हम 20-30 साल की हिस्ट्री देखें तो एफआईआईएस नेट नेट तो इंडिया में नेट परचेज ही करते हैं। और खाली इतना डिफरेंस ये हो गया है कि अभी पहले के हिसाब से जो एक्टिव फंड से वो कम हो चुके हैं। 70-80% ऑफ जो फ्लोज है वो पैसिव फ्लोज है इंडिया में, पैसिव फंड से आते हैं। तो ये एक टिपिकली एल्गो या रीबैलेंसिंग ड्रिवन होते हैं, इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं होते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि जब बेचते हैं तो एक साथ बेचते हैं, लेते हैं तो एक साथ लेते हैं। ओके, अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना था। एक जो कंसेंसस बन रहा था पिछले 1 महीने से, और शायद मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड भी किया उसको, कि अब यहाँ से बैंकों में, खासतौर से लार्ज कैप प्राइवेट बैंकों में वैल्यू है, वो प्ले आउट हुई। क्या वो अभी भी कंटिन्यू करेगी यहाँ से? डेफिनेटली, और खास करके सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आरबीआई का भी जो रवैया दिख रहा है, रेट कट की संभावना थी वो थोड़ी पुश बैक हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में वर्सेस एनबीएफसी बैंक को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो एसेट बुक है वो तो रिप्राइस हो ही रही है, एंड और उससे मार्जिन बनेंगे। तो मेरे ख्याल से बैंक्स के लिए फायदे कारक है, खास करके जो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में जिसने ज्यादा लेंडिंग अनसिक्योर्ड और जो माइक्रो फाइनेंस वाली सेगमेंट जहां पे थोड़ी स्ट्रेस दिख रही है वहां पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इंडिया में, वो वैल्यूएशन वाइज एंड ग्रोथ वाइज अच्छी पोजीशन है। मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी संभावना हो सकती है अगर ये रेट कट जो पुशबैक हो जाए। आप यहाँ पर अब आपका व्यू किन सेक्टर्स पर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, और कहाँ पर अब आप थोड़ा सा अपने आप को अंडरवेट करेंगे यहाँ से, मेहर जी? अंडरवेट या ओवरवेट? मतलब दोनों बता दीजिए, कहाँ पर ओवरवेट होंगे और कहाँ पर अंडरवेट होंगे। हाँ, तो देखिए, पहले तो हम स्ट्रक्चरली डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो थीम तो रहेगा ही। बट आफ्टर द यूएस इलेक्शन, ट्रम्प आने के बाद मुझे लगता है कि जो China+1 है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग टू एंड प्लस एक्सपोर्ट्स टू यूएस की जो थीम है वो और स्ट्रांग हो चुकी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थीम है, उसमें मेरे ख्याल से एक रीइंफोर्समेंट मिला है। शायद डिफेंस में भी हमें फायदा हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की जो बेस है वो फायदे कारक है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो थीम थी वो कंटिन्यू रहेगी। जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी कंजम्पशन में, वो अगेन लास्ट पिछले 2-3 दिन बिजी सीजन के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद डिस्क्रिशनरी डिमांड भी वापस आ रही है। तो जो सेक्टर्स थे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले, ऑटो वगैरह में जहां पे काफी वीकनेस हो गई थी, उसको भी हम रीलुक कर सकते हैं अगर ये डेटा सस्टेन हुआ तो ओवरऑल डोमेस्टिक थीम अभी भी अच्छी लग रही है। स्पेसिफिक थीम्स लाइक डिफेंस, जो फार्मा में जो सीडीएमओ है, वो सब भी हमें अभी अच्छी पसंद है। अच्छा मेहर जी, स्पेशली आपका टेक चाहूँगा मैं पीएसयू बैंक्स पे, क्योंकि अब तक के इस लास्ट 10 दिन के डिसअपॉइंटमेंट्स में एक ही चीज़ जो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी अच्छी थी, वो थे पीएसयू बैंक्स, उनके नंबर्स। स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के देखिए, और एसबीआई अपने नंबर्स से पहले कुछ हरकत दिखा रहा है। आपको भी इन नंबर्स ने इम्प्रेस किया? थोड़ा सा टेक आपका इस पे, और क्या आप लोग थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स पे? सर्टनली, देखिए, बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल क्या हुआ है कि जो बैंक्स
जो सिक्योर्ड लेंडिंग किया है जिन्होंने, चाहे वो कॉर्पोरेट लेंडिंग हो या मॉर्गेज लेंडिंग हो, होम लोन्स वगैरह में, जहां पे सिक्योर्ड लेंडिंग है वहां पे सिचुएशन काफी रोबस्ट है। एनबीएफसीज और बैंक्स जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड और रिटेल में, अनसिक्योर्ड रिटेल में ज्यादा काम किया है, वहां पे थोड़े स्ट्रेस के पॉकेट्स दिख रहे हैं। तो पीएसयू बैंक ने तो रिटेल और अनसिक्योर्ड में रिलेटिवली बहुत लिमिटेड काम किया था, तो वहां जो बुक क्लीनअप जो हुई है पिछले 4-5 सालों में, उसकी बेनिफिट हमें दिख रही है। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिन्होंने ज्यादा लेंडिंग अनसिक्योर्ड में नहीं की है, खास करके माइक्रो फाइनेंस वगैरह में, एंड पीएसयू बैंक्स अगेन द सेम रीजन, तो वो अभी भी काफी रोबस्ट है, एसेट क्वालिटी वगैरह में कोई इश्यूज नहीं है। ओके, ये हो गया पीएसयू बैंक्स। अच्छा, अब आते हैं सर एक दो बास्केट और जिनको शायद आपको लॉजिकली अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़े इन प्राइसेस पे, जहाँ पे एक्सट्रीम पेन है। हम उन स्टॉक्स को ऑलमोस्ट बॉटम्स पे देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर एफएमसीजी की। मतलब ये अक्टूबर तो डिज़ास्ट्रस रहा, पहले क्वार्टरली अपडेट्स पे, फिर फाइनली नंबर्स पे, कंपनियों की कमेंट्री पर। निफ्टी एफएमसीजी एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, अल्टीमेटली कंजम्पशन थीम, ये पूरी की पूरी। सर ये अभी पेन बाकी है और अभी, या फिर ये लेवल्स थोड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं? मतलब स्टॉक्स यहाँ पे 200 डेमा से भी 100-150 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इवन आईटीसी इस बार पेन में है। आपका टेक एफएमसीजी पे इस वक्त इस प्राइस पे? देखिए, मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ ना, काफी काफी पोलराइज्ड है, और मार्केट की अटेंशन अभी भी ग्रोथ पे है। तो कंजम्पशन में जो एफएमसीजी है वहां पे वीकनेस तो रही है, बट मुझे लग रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है उसका फायदा धीरे धीरे करके आना चाहिए। बट वही है कि अगर मार्जिन का बेनिफिट भी आ गया, फिर भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ 3-4% ही है, तो फिर इतना एक्साइटिंग नहीं रहता। जबकि आपके पास इतने अच्छे स्टॉक्स बाकी सेक्टर्स में और बाकी सेगमेंट्स में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एफएमसीजी का अंडर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आने के बाद भी शायद चालू रहेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये सेक्टर एक्सपेंसिव है और अंडर परफॉर्म करता रहेगा। इफ इंडिया ग्रोज एट 6-7% जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी सारे सेगमेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटिंग दिखेंगे हमें, इसलिए ये अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन शायद रिलेटिव टू लॉट ऑफ द अदर एक्साइटिंग ग्रोथ सेक्टर्स ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट आप विद इन कंजम्पशन भी देखें, जो तो हम देख रहे हैं कि लिकर कंपनीज हैं जहां पे प्रीमियमाइजेशन हो रही है, जो रिटेल कंजम्पशन है जहां पे अगेन गुड फॉर्मेट्स वगैरह में जहां पे रिटेलिंग हो रही है, तो कंपनीज विच आर केटरिंग टू अ लिटिल बिट ऑफ अपर मिडिल क्लास और जो प्रीमियम सेगमेंट्स एंड गोइंग फॉर प्रीमियमाइजेशन, वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज को अभी थोड़ा मॉडल चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, गो टुवर्ड्स द मोर प्रीमियम सेगमेंट्स। एक दो कंपनी ने जहां किया है वहां हमने देखा है कि रीरेटिंग भी हुई है। ओके मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। अब मार्केट के टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं। मितेश ठक्कर जुड़े हमारे साथ। मितेश, गुड मॉर्निंग। मितेश, निफ्टी 2 दिन की रैली, क्या डेड कैट बाउंस था? क्या ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है या अब मार्केट का टेक्सचर वापस बदल रहा है, बाय ऑन डिप्स पर आ रहा है? मॉर्निंग अनुज, मुझे लगता है कि ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, परंतु इन ऑल ऑनेस्टी अगर आपने मुझे कल पूछा होता कि क्या आज मार्केट इतना गिरेगा, तो मैंने साफ ना कहा होता। मुझे लगता है कि मार्केट ने एक बॉटम बना दिया है, वहां से एक बाउंस बैक चल रहा है। बाउंस बैक अपने आप में चॉपी होते हैं, परंतु आज की डिक्लाइन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉगर है। फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि अगर 150-120 के लेवल्स को अगर निफ्टी होल्ड करता है, तो 24,500 को वापस टेस्ट करना चाहिए और इन गुड केस सिनेरियो आई थिंक 24,750-800 तक भी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक का ही फेज चालू है, परंतु उसके अंदर विद इन दैट एक चॉपीनेस या एक वॉलेटिलिटी चल रही है। अच्छा, निफ्टी के जो 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, इन दोनों इंडिसेस पर अब क्या व्यू होगा मितेश? क्योंकि कल बड़ी रैली आई निफ्टी आईटी में बहुत टाइम के बाद। मेरे लिए निफ्टी बैंक रेंज बाउंड है। तो क्या हुआ था कि जब निफ्टी गिर रहा था तो निफ्टी बैंक आउटफॉर्म कर रहा था क्योंकि वो गिर नहीं रहा था, परंतु ब्रॉडली साइडवेज अनुज आप देखेंगे पिछले 3 या 4 हफ्तों में 52,500 52,700 के लेवल्स के आसपास मल्टीपल रैली स्पीक आउट हुई और वहीं पर 50,750 50,500 के बीच में मल्टीपल जो डिक्लाइन है वो अरेस्ट हो गई। तो 2,000 पॉइंट का ब्रॉड रेंज चल रहा है, हमको कोई बड़ा इसमें व्यू नहीं है। विद इन द बैंकिंग पैक मुझे एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक जरूर बहुत अच्छे लगते हैं चार्ट पे। तो आई थिंक अगर तेजी ढूंढनी तो बजाय बैंक निफ्टी के ये 2 इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहूंगा। और निफ्टी आईटी एक कंफ्यूजिंग फेज में चल रहा है बिकॉज मतलब मेरे पास क्लियर व्यू नहीं है, परंतु उसमें अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो डाइवर्जेंस काफी दिखेगा आपको।
HCL टेक महिंद्रा के चार्ट स्ट्रॉन्ग है, वहीं पर इन्फोसिस के चार्ट थोड़े वीक है, कोफोर्ज भी नए हाईज बना रहा है, तो वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो आई थिंक निफ्टी आईटी में भी अगेन मेरी जो अप्रोच है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। ओके मितेश जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड। केमिकल्स में 2 दिन से मोमेंटम है। आज सुबह आप यूपीएल को देखिए, एसआरएफ को देखिए, दीपक नाइट्राइट को देखिए, आप नवीन फ्लोरिन को देखिए। केमिकल में कोई स्टॉक जिसको आप राइट कर रहे हैं इस वक्त, या फिर वकालत करेंगे, एडवाइस करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक नवीन फ्लोरिन मेरा एक रिकमेंडेशन भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर स्टॉक्स की बात करना चाहूँ तो अपने जो स्पेस चुना है काफी इंटरेस्टिंग है और काफी शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, ये सारे स्टॉक्स मुझे पसंद है। नवीन फ्लोरिन में मेरा पहला टारगेट 3600 के आसपास का है और स्टॉक उस तरफ बढ़ भी रहा है क्योंकि आज करीबन 1.5% ऊपर है इतने वीक मार्केट में, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये इसको क्रॉस करके जो इसके प्रीवियस 52 वीक हाई है 3800 के आसपास ये स्टॉक बढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी पैटर्न है, यहाँ पर धीमे धीमे अक्यूमुलेट करें और 3450 जो कि आज का करीबन लो भी है 3349 सॉरी 3449, आई थिंक उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बाय करें। दूसरा जो स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है इसी स्पेस से वो है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अभी भी स्टॉक नए हाई बना रहा है, इनफैक्ट 3-4 दिन से बहुत अच्छी रैली दिखा रहा है। यहाँ पर एक इसने वीकली कप का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके जो टारगेट है करीबन 190 से 195 के आसपास में, तो यहाँ पे भी इसको एक्यूमुलेट करें। 150 का स्टॉप लॉस आएगा तो आप आधा भी बाय करें, थोड़ा 155-56 के आसपास बाय करें, और 190-195 का पोजिशनल टारगेट कुछ 4 से 6 हफ्तों में देखने मिलता है। ओके अच्छा मितेश जी, थोड़ा प्रायर टू नंबर्स जो गैस वर्क है आपका, डेटा की रीडिंग है, एसबीआई पे क्या कह रही है? आई मीन पीएसयू बैंक्स में आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आज हाई लगाया, बीओबी अच्छा करा था, बट एसबीआई को आप स्ट्रेटेजिकली कुछ प्ले कर रहे हैं क्या? कहाँ तक के डाउन साइड को प्ले करेंगे? कोई कॉल ऑप्शन प्रायर टू नंबर्स? मैंने बीओबी लास्ट 2-3 दिन में काफी रिकमेंड किया है, तो जो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बीओबी है, परंतु एसबीआई का चार्ट भी मुझे पसंद है। 2-3 दिन में अच्छी रैली देने के बाद आज थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज है और यहाँ पर इसने 833 834 के पिवट्स को क्रॉस किया, तो अगर पुल बैक मिलता है 840 के आसपास में तो 840 का या 850 का कॉल आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट्स है वो है 880 और उसके बाद है 897, तो आई थिंक अच्छी अपसाइड है। 840 के आसपास एंट्री रख के 830 का स्टॉप लॉस आप स्पॉट पे ले लें, परंतु आप ट्रेड शायद ऑप्शन में करना चाहेंगे तो 840 का ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा सा और पुल बैक मिलता है 7-8 रुपए का, तो वहां से आप 840 के कॉल ऑप्शन को अक्यूमुलेट करना चालू करें। जब तक स्टॉक स्पॉट में 830 के ऊपर है उसमें बने रहें और 890 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का देखिए। ओके, चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है इस समय, इनफैक्ट 260 पॉइंट नीचे, कल के लो के काफ़ी करीब 24,220 के आसपास। इस शो को यहाँ समेटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कंचन और वीरू फिर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।